राजस्थान साहित्य में हम लोग बात करें राजस्थानी के लिए भाषा कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे मरु भाषा। और मरु भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग उदोतन सूरी ने कोल्यमाला में किया। कुल मिला के 18 भाषाओं को उल्लेख किया, हमारे प्रदेश की भाषा को मरु भाषा बताया। उत्पत्ति पूछे, मरु भाषा अभ्रंश से हुई गुजरी की और 12वीं शताब्दी के अंत में इसकी शुरुआत मानी जाती है। हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है, राजस्थानी की भी अपनी एक लिपि है। तो यहाँ पे महाजनी लिपि थी, ये बढ़िया लोग थे, इसका मोड़ मोड़ कर इस्तेमाल करते थे। तो बढ़िया महान होते हैं, मोड़ मोड़ कर लिखते हैं। बढ़िया बाटी, महाजनी और मुड़िया लिपि एक ही है। आपके ध्यान रखना, हर भाषा का अपना दिवस होता है। तो यहां पे 21 फरवरी राजस्थानी भाषा दिवस है। वर्गीकरण कब किया गया, तो आप लोग कहेंगे राम राम सभी को राम राम, धन्यवाद। आप जुड़ते जाइए, क्लास को लाइक और शेयर करते जाएं। इतना ही आप लोग लंबी क्लास और बेहतर क्लास आप लोगों को मिलेगी। तो 21 फरवरी आप बात करते हैं कि वर्गीकरण किसने किया। देखो, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, यानी भारत की भाषाओं का जो वर्गीकरण है उसके 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है वो सीताराम लालस के द्वारा लिखा गया। और हिंदी में प्राचीन लिपि माला, बहुत बार पूछता है, हिंदी में प्राचीन लिपि माला है वो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा है। डिंगल का एरोस, आज बेटा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपके वो ही प्रातः कितने बजे आप लोग 8 बजे भारत का संविधान भारत विश्व का, और शाम को 9:30 बजे राजस्थान सामान्य ज्ञान। ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, सुन लीजिए आप लोग। आज आप लोगों की अलग तरह की क्लास है, अपनी मत चलाइए अगर सिलेक्शन चाहिए तो। मैं फिर कह रहा हूं तुम लोगों से, अपनी मत चलाइए अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेरे अकॉर्डिंग बढ़े, आप आगे अकॉर्डिंग बढ़े, अपनी मत चलाइए। मैं कह रहा हूं आप लोगों को, यहां से 5-7 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, आप अपनी मत चलाइए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये जिम्मेदारी जब आपने मुझे दे दी है तो फिर आप कलाकार मत बनिए, ये ध्यान रखें आप लोग। चलिए, यहां पे हम लोग बात करें गौरीशंकर हीराचंद ओझा, हिंदी में प्राचीन लिपि माला है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखी गई। डिंगल का हेरोस, हेरोस का मतलब क्या होता है, राजकुमार होता है। कि एक इटली का राजकुमार था, उस राजकुमार की तुलना पृथ्वीराज राठौड़ ने कर दी। तो एलपी टेसीटोरी द्वारा डिंगल का हेरोस किसे कहा, पृथ्वीराज राठौड़ का है। राजस्थानी भाषा का स्थान की बात करें तो राजस्थान की भाषा का स्थान भारत में 7वां और विश्व में कौन सा है, 16वां। ये बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, आप लोगों के परीक्षा मिलेंगे, बस मोटा मोटा रिविजन करते हुए चलिए आप लोग। ऐसी मैराथन देता रहूंगा बीच बीच में आपको। अब बात करते हैं कि सर हमारे पास मरु भाषा, और मरु भाषा का मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वप्रथम उल्लेख हम लोगों को कोल्यमाला में मिला था। किसे मिला था, कोल्यमाला में। हम लोगों को कहां मिला था, कोल्यमाला में हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिला। कहां मिला, कोल्यमाला। कोल्यमाला में हमें मरु प्रदेश का भाषा का नाम मरु भाषा मिला। वो ही मरु भाषा है, आगे चल के मारवाड़ी बनेगी। मारवाड़ी को लिखने की शैली है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिंगल कहते हैं। और डिंगल पे जो प्रभाव रहा है, डिंगल पे जो प्रभाव रहा है, डिंगल पे जो प्रभाव रहा है वो चारणों का रहा है। चारणों की बोली कहते हैं, यही मानक बोली है और सर्वाधिक साहित्य है, इसी में लिखा गया, इसलिए इसे राजस्थानी बोली भी कहते हैं। वर्गीकरण हमारा हो गया। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम हमारे पास में जो प्रयोग हुआ है यानी वर्गीकरण किया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में यह वर्गीकरण किया है। आप लोग कहेंगे क्या सर राजस्थानी भाषा है, यह क्या राजभाषा है। राजस्थानी राजभाषा नहीं है, राजस्थानी मातृभाषा है। अगर राजभाषा का दर्जा मिलता तो 8वीं अनुसूची में यह क्या होती, शामिल होती। 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए राजस्थानी हमारी मातृभाषा तो है लेकिन राजस्थानी राजभाषा नहीं है। हालांकि राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, संघर्षरत है, लेकिन अभी राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, अब हमारे पास एक शब्द आता है सीताराम लालस। देखो, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है वो किसके द्वारा, सीताराम लालस के द्वारा लिखा गया। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है वो 10 खंड 10 भागों में विभाजित है और 2 लाख शब्द है। 2 लाख शब्दों में से अधिकांश शब्द है वो किसके हैं, मारवाड़ी के। और पंडित सीताराम लालस को एक नाम दिया गया है, वो राजस्थानी भाषा का मसाल, वो इनसाइक्लोपीडिया के द्वारा राजस्थानी भाषा का मसाल सीताराम लालस को कहा है। इसी प्रकार से हमारे पास नाम आता है रामकरण आसोपा। रामकरण आसोपा है, ये बात कह रहे हैं, देखो गुरुदेव मारवाड़ी है, मारवाड़ी को लिखने की शैली डिंगल है और सबसे ज्यादा जो हमारा साहित्य मिलता है मारवाड़ी में, इसलिए राजस्थानी है। यानी मारवाड़ी को डिंगल और डिंगल को राजस्थानी वाले कहने वाले कौन है, पंडित रामकरण आसोपा है। यहां पे अब इनकी पुस्तक प्रमुख है, देखो डिंगल शब्दकोश। डिंगल शब्दकोश लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा डिंगल एक वृहद कोश।
डिंगल शब्दकोश, डिंगल एक वृहद कोश, मारवाड़ का इतिहास और मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास। ध्यान रखें, नंबर 1 डिंगल शब्दकोश, डिंगल का एक वृहद कोश, डिंगल का एक वृहद कोश, मारवाड़ का मूल इतिहास और मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है गीता की मारवाड़ी भाषा में टीका, ये किसके द्वारा? पंडित रामकरण आसोपा के द्वारा। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी हमारे पास बड़ा नाम आता है, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। बोला ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा और पीडीएफ आप लोगों को डाल देंगे क्लास के बाद, है ना। ये आपको बिल्कुल ये क्लास के बाद संपूर्ण आप लोगों को 42 पेज पे आर्ट एंड कल्चर है, संपूर्ण पीडीएफ आप लोगों को यहां मिल जाएगी। आपके बात करें लुई पियोजी एलपी टेसीटोरी, यहां पे ये उदीना गांव के रहने वाले थे। 13 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ। कहां के रहने वाले थे? उदीना गांव के। उदीना गांव इटली में 13 दिसंबर 1887 को जन्म हुआ। इन्हें महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के राजा थे और महाराजा गंगा सिंह जी के समय इनको बुलाए, तो महाराजा गंगा सिंह के समय यहां आए और इनका काम था राजस्थानी साहित्य की खोज करने के लिए। आने के बाद काम किया और 2 प्रमुख पुस्तकें लिखी। नंबर 1 डिंगल का ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण। डिंगल का ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण लिखा, यही बीकानेर में। मात्र देखिए आप लोग, 1887 में इनका जन्म हुआ और 1919 में इनका निधन हो गया। मात्र 32-33 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। इनकी कब्र बीकानेर पर है और इनकी जीवनी लिखी किसकी? ये ध्यान रखें, एलपी टेसीटोरी की। वो धोरारा धनी नथमल जोशी के द्वारा लिखी गई और इसने ही पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा। हेरोस का मतलब क्या है बेटा? राजकुमार। एक इटली का राजकुमार था, उसका नाम हेरोस था और यहां हमारे पास पृथ्वीराज राठौड़ राजकुमार बना, तो इसकी तुलना वहां से यहां कर दी। बेटा बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस क्लास से, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। मैं बता रहा हूं आप लोग, इस क्लास से क्वेश्चनों की तगड़ी भरमार होगी। पहले बता रहा हूं आप लोगों को, इस क्लास से आपको क्वेश्चनों की बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस क्लास से। देखो अब हमारे पास अभी बार बार एक नाम आ रहा था आप लोगों के, डिंगल और पिंगल, यानी राजस्थान के साहित्य की जो शैलियां रही हैं वो आप लोगों के डिंगल और पिंगल रही हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो हमारे पास में यहां पे एक शैली है डिंगल। डिंगल भाषा नहीं है, पिंगल भाषा नहीं है। डिंगल और पिंगल क्या है? शैली है। इनमें अगर लेखन की बात करें तो हमारे राजस्थान का साहित्य जो चारण जाति के लोगों के द्वारा लिखा गया है, यानी चारण जाति के लोगों द्वारा लिखा गया है, और इधर भाट जाति के लोगों ने लिखा है। इधर रचनाएं गद्य में है, इधर रचनाएं पद्य में है, इधर कहानी और लोक कथा है। इधर क्या है? इधर क्या है? कहानी और लोक कथा है, और इधर हमारे पास दोहा या छंद है। इस प्रकार का हमें कहां मिलेगा? मारवाड़ी मिले। कहां मिलेगा? मारवाड़ी मिलेगा। इधर मारवाड़ी भाषा का प्रभाव है तो इधर ब्रज भाषा का प्रभाव है। अब मैं यो कहूं एक ही लाइन में कि चारण जाति के द्वारा वो गद्य में साहित्य लिखा, अर्थात कहानी और लोक कथाओं में साहित्य लिखा जिसपे मारवाड़ी का प्रभाव है, वो डिंगल शैली है। मैं ये कहूं भाट जाति के द्वारा पद्य में, दोहे या छंदों में जो साहित्य लिखा जिसपे ब्रज भाषा का प्रभाव है, वो पिंगल है। यानी मारवाड़ी को लिखने की शैली डिंगल है और ब्रज भाषा के लिखने की शैली को पिंगल है। पश्चिमी राजस्थान के साहित्य की शैली डिंगल है और पूर्वी राजस्थान के साहित्य की शैली पिंगल है। राजस्थान का सर्वाधिक साहित्य कहां लिखा हुआ है? डिंगल में लिखा हुआ है। हमारे पास एक जाति आती है मोतीसर। मोतीसर को चरणों का याचक कहा जाता है और यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछता है, बादर डाडी। बादर डाडी एक डाडी जाति हुई है और इनके द्वारा वीर भायण नामक रचना लिखी गई है। तो सबसे ज्यादा जो साहित्य लिखने का जो काम किया है, वो साहित्य लिखने का काम किन्होंने किया है? चारण जाति के कवियों ने किया है। इधर हम लोग बात करते हैं आप लोगों के पिंगल। आप ये नहीं कह सकते कि सर पिंगल में कोई कवि नहीं हुए। पिंगल में कवि हुए हैं, जैसे आप भाट जाति से प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई हुए और चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया और चंद्रवरदाई के पुत्र का नाम क्या है? जल्लन है। पुत्र का नाम क्या है? जल्लन, यानी दत्तक पुत्र है और इनके द्वारा इनको गोद दत्तक पुत्र के द्वारा क्या लिखा गया? पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया गया। आपने नाम सुनोगा, 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। ये पंक्तियां इन्हीं की हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा, भाट जाति का था। पृथ्वीराज रासो को अधूरा छोड़ के गया, पृथ्वीराज रासो को पूरा किया वो इनके दत्तक पुत्र जल्लन के द्वारा किया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? इनके पुत्र जल्लन के द्वारा किया गया। हमारे पास कन्हैयालाल सेठिया, तो कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 1919 में सुजानगढ़ चूरू में हुआ और मैं ये कहता हूं कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं आपसे 100% पूछता है। और आप देखिए यहां पे 28 रचनाएं आपको कन्हैयालाल सेठिया की दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप लोगों को मैं मात्र 2 मिनट में याद करवा दूं तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और तालियों के साथ मेरा हौसला अफजाई करेंगे। रायथान आपके साथ
अनेक रूप में मौजूद हैं। जिस रूप की आवश्यकता पड़ेगी उसी रूप में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। चिंता ना करें, आज अलग तरीके की क्लास में आप उपस्थित हैं तो आज अलग तरह का रस मिलेगा, अलग तरह का ज्ञान मिलेगा। देखो, पृथ्वीराज राठौड़ है, आपको मालूम होगा पीथल और पाथल इनके द्वारा रचना की गई थी, कनीलाल सेठिया के द्वारा। तो पीथल और पाथल में पीथल तो पृथ्वीराज राठौड़ कहा गया और पाथल किसे कहा गया, महाराणा प्रताप को। जरा सुनिए साहब, और आप भी क्लास को शेयर करें, मैं भी क्लास को शेयर कर रहा हूं। और ये वादा है आप लोगों से मेरा, ये प्रॉमिस है मेरा आप लोगों से कि आप इस क्लास को कभी नहीं भूलेंगे। तब आप लोगों को रिवीजन की बात आएगी तो आप इस क्लास को हमेशा याद करेंगे, हमेशा याद करेंगे। आपको सबसे ज्यादा अंक देने वाली क्लास ये बनने वाली है। और अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, एक बार क्लास को आप लोग भी सब शेयर करें बेटा, सभी को राम राम। एक बार क्लास को शेयर कर दें आप लोग सब। और अभी देखना आप लोग, ये क्लास आप लोगों के बहुत जबरदस्त बनने वाली है, ये क्लास आप लोगों की बहुत जबरदस्त बनेगी। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है बेटा। अब कनीलाल सेठिया की वो रचनाएं पूछता है और रचनाओं में हमेशा हमें धोखा देता है। अब मैं एक ही लाइन आप लोगों से बात कर रहा हूं और एक ही लाइन में देखना कनीलाल सेठिया रचना कैसे याद होगी। कनीलाल सेठिया की 28 रचना है। वो कभी आप लोगों से मायडा रहेला पूछता है, कभी आपसे श्रेष्ठ पूछता है, कभी आप लोगों से वनफुल पूछता है। तो देखो, हम एक गांव में गए, गांव का नाम लीलटांस था। हमने देखा वहां जमीन का नाम क्या है, धरती दोहरा रही है। हमने पूछा रे जमीन रा धनी कौन है, तो आवाज आई ऊंचा घर से, आवाज आई मंझला घर से, इधर से बोला कुकू, इधर से बोला मिंजर। क्या कहा मैंने, हम गांव में पहुंचे, गांव का नाम लीलटांस है, जमीन का नाम धरती दोहरारी है। हमने पूछा जमीन रा धनी कौन है, आवाज आई ऊंचा घर से, आवाज आई मंझला घर से, इधर से बोला कुकू, इधर से बोला मिंजर, इधर से बोला कुकू, इधर से बोला मिंजर, कि जमीन रा धनी तो हम है। याद हो गया यहां तक। जमीन का नाम, गांव का नाम लीलटांस, जमीन का नाम धरती दोहरारी। हमने पूछा जमीन रा धनी कौन है, आवाज आई ऊंचा घर से, आवाज आई मंझला घर से, इधर से बोला कुकू, इधर से बोला मिंजर। अब रमणीयारा शब्द बोला कनीलाल सेठिया, रमणीयारा शब्द बोला, ढीठ अधोरी काल की बातें मत कर। रमणीयारा शब्द बोला, ढीठ अधोरी काल की बातें मत कर, पीथल और पाथल आने वाले हैं, है ना। रमणीयारा शब्द बोला, ढीठ अधोरी काल की बातें मत कर, पीथल और पाथल आने वाले हैं। अब देखो क्या है, अरे खुली खिड़कियां और चौड़े रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है, खुली खिड़कियां और चौड़े रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है, मेरे युग के मरम को समझो, अनाम को प्रणाम करके स्वागत करो। क्या बोला मैं, खुली खिड़कियां और चौड़ा रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है, मेरे युग के मरम को समझो, अनाम को प्रणाम करके स्वागत करो। श्रेयस के वन फूल ने मायडारा हेला देकर कहा, आकाश गंगा में दीप किरण का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, आकाश गंगा में दीप किरण का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यानी हम गए और तो खुली तो खिड़कियां थी और चौड़ा रास्ता था। हाँ, आज हिमालय बोल रहा है, वो कह रहा है मेरे युग के मरम को समझो, मेरा जो युग है उसके मरम को समझो। मैं अनाम हूं, मेरा कोई बड़ा व्यक्ति जैसा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी अनाम को प्रणाम करके स्वागत करो। इतने में एक लड़का है, उसका नाम श्रेयस है, गांव है। श्रेयस का कौन है, वन फूल। हेला का मतलब होता है आवाज देना। तो इतने में ही श्रेयस के वन फूल ने मायडारा हेला देकर कहा, आकाश गंगा में दीप किरण का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। हो गए याद, यही चाहिए हम लोगों को। आवाज बेटा मेरी तरफ से प्रॉपर आ रही है, कई बार हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू कारण आवाज दिक्कत हो गया याद। ये क्लासे की जरूरत है आप लोगों को प्रत्येक संडे को। अब 3 रह गए है ना, 3। अब देखो मैं लाइन बोल रहा हूं, जरा सुनो 3 को। गांव का नाम लीलटांस है, जमीन का नाम धरती दोहरारी है, जमीन रा धनी कौन है, आवाज आई ऊंचा घर से, आवाज आई मंझला घर से, इधर से बोला कुकू, इधर से बोला मिंजर। रमणीयारा शब्द बोला, ढीठ अधोरी काल की बातें मत कर, पीथल और पाथल आने वाले हैं। कक्को कोडरो हेमाणी ने सतवाणी से कहा, कक्को कोडरो हेमाणी ने सतवाणी से कहा, खुली खिड़की और चौड़े रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है, मेरे युग के मरम को समझो, अनाम को प्रणाम करके स्वागत करो। श्रेयस के वन फूल ने मायडारा हेला देकर कहा, आकाश गंगा में दीप किरण का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। आज बेटा क्लास जमकर शेयर होनी चाहिए। मैं पहले कह रहा हूं, जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही आप लोगों को मिलेगा। तो आप जमकर क्लास को शेयर करें। आप लोग आज जमकर क्लास को शेयर करें। ये आप लोगों को पृथ्वीराज राठौड़ दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। ये पृथ्वीराज राठौड़, ये फोटो रही देखिए आप लोग, लेकिन मुझे यहां जाना है। पृथ्वीराज राठौड़ है ये। एक्चुअली में यहां हम लोगों ने एक बात की थी, पीथल और पाथल, कि पीथल और पाथल कनीलाल सेठिया की रचना है, जिसमें पीथल जो कहा गया है वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के
कल्याणमल के पुत्र थे, यानी बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र और राय सिंह के भाई थे। और जब 1570 में कल्याणमल ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की तो राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को वहीं सौंप के आ गया था। राय सिंह राजा बनेगा, मुगल साम्राज्य का स्तंभ बनेगा। मुगल साम्राज्य का क्या बनेगा आप लोगों के, ये मुगल साम्राज्य क्या बनेगा, स्तंभ बनेगा। मुगल साम्राज्य का क्या बनेगा बेटा, स्तंभ बनेगा, है ना। मुगल साम्राज्य क्या बनेगा, स्तंभ बनेगा। जब मुगल साम्राज्य का स्तंभ बनेगा और फिर ये डिंगल का हेरोस बनेगा। एक्चुअल में ये एलपी टेसीटोरी ये इटली का रहने वाला था और भाषाविद था। गंगा सिंह जी ने इनको बुलाया तो हेरोस वहां का राजकुमार था। और पृथ्वीराज राठौड़, अभी मैंने डिंगल बताई, डिंगल शैली के प्रमुख विद्वान थे, तो डिंगल का हेरोस इन्हें कहा गया था। अकबर के द्वारा गागरोन का दुर्ग मिला और गागरोन के दुर्ग में रहते हुए इन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका का लेखन किया। बेली मतलब विवाह, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जानकारी हमें इसे मिलती है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जानकारी हमें मिलती है। तो ये रचना इसकी हुई, वो कहां हुई, गागरोन के दुर्ग में हुई। और इसकी भाषा मारवाड़ी मत करना, क्योंकि बीकानेर मारवाड़ के उत्तर में उत्तरी मारवाड़ी है और इसको उपनाम हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण दुर्सा आड़ा के द्वारा कहा गया। इसमें जब विवाह की बात हुई, अगर आपसे पूछे कि इसमें श्रृंगार कौन सा है तो आप लोग कहेंगे श्रृंगार रस है। रस कौन सा है, श्रृंगार रस, क्योंकि भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जानकारी इसमें मिलती है। और इसकी रचना कब हुई है, 1580 में हुई है। देखो दो बात ध्यान रखना आप लोग। राजस्थान की यदि आपसे पहली वचनिका की बात करें, राजस्थान की पहली वचनिका की बात करें अलग है, और राजस्थान की प्रसिद्ध वचनिका की बात करें अलग है। अभी मैंने आप लोगों को बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका पढ़ाई। वो वचनिका कब लिखी गई, 1580 में लिखी गई। वो सबसे लोकप्रिय वचनिका है। लेकिन अचलदास खींचरी वचनिका ये राजस्थान की प्रथम वचनिका है, राजस्थान की पहली वचनिका है, प्रथम वचनिक क्यों है। आप लोगों को पढ़ा होगा गागरोन का पहला शाखा, गागरोन का पहला शाखा 1423 में हुआ। यहां के राजा अचलदास खींची थे और आक्रमणकारी मालवा के होसंग शाह थे। इन्होंने अटैक किया तो ये शिवदास गार्डन जो इसके रचनाकार है, ये शाखा मौजूद थे। तो गागरोन के पहला शाखा, गागरोन के पहला शाखा का जो हमें कहीं उल्लेख मिलता है तो अचलदास खींचरी वचनिका में मिलता है। तो राजस्थान की पहली वचनिका, बेटा नमस्ते सभी को राम राम। राजस्थान की पहली वचनिका की बात करेंगे तो राजस्थान की पहली वचनिका अचलदास खींचरी वचनिका है और गागरोन का पहला शाखा का हमें इसमें उल्लेख मिलता है। क्लियर, गागरोन के पहला शाखा का हमको उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज राठौड़ का अगर आप लोग जन्म सन याद कर लेंगे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। पृथ्वीराज राठौड़ है वो महाराणा प्रताप के 9 साल बाद जन्मे, यानी महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ और महाराणा प्रताप का निधन 1597 में हुआ। तो इनका जो निधन हुआ वो 1599 में हुआ। हम लोग कहेंगे कि पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप के जन्म के 9 साल बाद जन्मे और महाराणा प्रताप के निधन के 2 साल बाद निधन हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ तो निधन 9 साल बाद, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ तो पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म 9 साल बाद हुआ, यानी 1549 में। और पृथ्वीराज राठौड़ का निधन है वो महाराणा प्रताप का निधन 1597 में हुआ तो राठौड़ का निधन 1599 में हुआ। हमें कहते हैं महाराणा प्रताप के जन्म के 9 साल बाद तो जन्म हुआ और महाराणा प्रताप के निधन के 2 साल बाद निधन हुआ। ऐसे आप लोग याद करेंगे, ठीक है। हर स्लाइड से आपका एक एक क्वेश्चन टपकेगा, पहले कह रहा हूं आपसे, हर स्लाइड से। और ये क्लास खत्म होने के बाद ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। चिंता करने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जैसे क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को क्लास, आप लोगों के पीडीएफ है ये आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। आपको क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आगे चले हम लोग यहां से। 1 मिनट, ये आपके कहां गई भाई। हाँ देखिए हमारे पास यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखें बहुत अच्छे तरीके से, राजपूताना और ये हमारे पास में राजस्थान शब्द है। इस पे थोड़ा सा अगर हम साहित्य और इतिहासकार की दृष्टि से चर्चा करते हैं तो एक नजर में देख लेते हैं कि आयरलैंड निवासी मिस्टर जॉर्ज थॉमस के द्वारा इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। जॉर्ज थॉमस के द्वारा इस प्रदेश के लिए सन 1800 में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। ये जॉर्ज थॉमस है, ये ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया के कमांडर थे, ध्यान रखें आप लोग। और एक मिलिट्री ऑफ मेमायर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस एक पुस्तक है,
मिलिट्री 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 ऑफ मेमोइर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस है, उनके 1805 में पुस्तक है, ये विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी गई। और इन्होंने कहा कि इस प्रदेश के लिए पहले व्यक्ति मेरे दोस्त कौन थे, आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस थे, जिन्होंने 1800 में इस शब्द का प्रयोग किया है। इनका निधन बीकानेर में हुआ। कर्नल जेम्स टोड को भी साहित्य की दृष्टि देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इतिहासकार भी रहे। कर्नल जेम्स टोड है, 1829 में इस प्रदेश को इन्होंने राजस्थान कहा था। हाँ भाई, है नहीं क्या वहां पे? घंटी बजा लो यार। सिद्धार्थ राम तरंग अंकल आए, तुम पैसे देके दिया, पैसे दिया ना उसको, 1500 रुपये दिया। कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश के लिए 1829 में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इनका जन्म है 20 मार्च 1782 को लिंगटन सिटी इंग्लैंड में हुआ। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, उसे एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम जाना जाता है 1829 में। पुस्तक का हिंदी अनुवाद है वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा किया गया। और कर्नल जेम्स टोड द्वारा दिए गए जो नाम है राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान यानी राजाओं का स्थान, रायथान, राय मानी राजा और थान मानी स्थान, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, ये सब राजा। बेटा 1200 देना, 200 ले जाओ, 1200 ले जाओ, है ना। तो ध्यान रखें आप लोग, राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, इनके लिए इन्होंने संबोधित किया है। इस पुस्तक का दूसरा नाम है वो दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। इनकी नियुक्ति 1817-18 में जो पश्चिमी राजपूताना हमारे पास रेजिडेंसी है वहां जोधपुर उदयपुर में हुई। इनके गुरु का नाम जैन यति ज्ञानचंद थे। इन्हें घोड़ा वाला बाबा कहते हैं क्योंकि इन्होंने इतिहास के स्रोत जुटाए, वो घोड़ा पर बैठ के, तो राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। 1835 में इनका निधन हुआ। इनकी मृत्यु के बाद में जो पुस्तक प्रकाशित हुई वो पुस्तक ट्रेवल एंड वेस्टर्न इंडिया, या हम लोग कहेंगे पश्चिमी भारत की यात्रा, ये पुस्तक है। और इन्होंने जैसे माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा, हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपैली कहा, भामाशाह मेवाड़ के करण कहा। और ध्यान रखें इन्होंने जागीरदारी व्यवस्था पे सर्वप्रथम किसने लिखा, यह भी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जागीरदारी व्यवस्था पे सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया, तो आप लोग कहेंगे सर जागीरदारी व्यवस्था पे सर्वप्रथम इन्होंने लिखा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जागीरदारी व्यवस्था पर सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया, तो आप लोग कहेंगे कर्नल जेम्स टोड के द्वारा गुरुजी जागीरदारी व्यवस्था पे सर्वप्रथम लिखा गया। आपसे पूछे कि रचना के आधार पर राजस्थान के साहित्य उसके कितने प्रकार है, तो रचना के आधार पर राजस्थान के साहित्य के 5 प्रकार है। जैन साहित्य, चाण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, संत साहित्य, लौकिक साहित्य। यानी जो साहित्य जैन जाति के साहित्यकारों ने लिखा उसे हम लोग जैन साहित्य कहते हैं। वो साहित्य जो चारण जाति के कवियों ने लिखा उसे हम चारण साहित्य कहते हैं। वो साहित्य जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया उसे ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। वो राजस्थान के लोक संत जैसे मीरा है, दादू दयाल जी है, जसनाथ जी है, इनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे हम लोग संत साहित्य कहते हैं। लौकिक साहित्य का मतलब हो गया कि जो लोगों के द्वारा लिखा गया, हम ये कहें कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, ना तो हमें उसे कोई निश्चित आकार पता है, ना उसे हमें कोई लिखने वाले का पता है किसने लिखा। लोगों के द्वारा बातों के माध्यम साहित्य बना, उसे हम लौकिक साहित्य कहते हैं। तो रचनाकारों के आधार पर, रचना के आधार पर साहित्य के कितने प्रकार हैं बेटा? 5 प्रकार है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट सारणी की बात कर रहा हूं। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये पीडीएफ आप लोगों को जाएगी तो इसे ज्वाइन जरूर कर लेना ना। चलिए आगे। अब देखिए ये पीडीएफ प्रिंट ले लेना आप लोग। 42 पेजों पे आर्ट एंड कल्चर पूरा है। 42 पेजों पर आर्ट एंड कल्चर पूरा है। आप लोग इस तरह रिवीजन, ये हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स के अतिरिक्त है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ग्रंथ दिया गया है, यहाँ पे उसके रचनाकार दिए गए, और यहाँ पे विशेष दिया गया है कि उनके संदर्भ विशेष क्या है। पहला पॉइंट है हमारा भरतेश्वर बाहुबली घोर। देखो भरतेश्वर बाहुबली घोर है, ये एक रचना है जो 1168 ईस्वी में लिखी गई। कब? 1168 में। और एक भरतेश्वर बाहुबली रास है वो 1184 में। आप गौर से देखेंगे तो ऊपर घोर शब्द लिखा हुआ है और नीचे रास शब्द लिखा हुआ है। हम घोर वज्र सैन्य सूरी और रास शाली भद्र सूरी, दोनों भरतेश्वर बाहुबली घोर। घोर आदमी घूर घूर के कठोर आदमी दिखता है, कठोर का मतलब वज्र हो गया। यहां पे रस, रस मतलब गन्ने का रस उदाहरण तौर पे, और रस ठंडा होता है यानी सीड़ा होता है, शाली भद्र सूरी। ये रचना राजस्थानी भाषा का प्रथम रचना है
यानी सबसे पहले, और दूसरी रचना हमारे पास ये है, लेकिन संवत उल्लेख वाली, विक्रम संवत उल्लेख वाली पहली रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। दोनों रचनाएं 12वीं शताब्दी की है। आप ये कह सकते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत कौन सी शताब्दी से हुई है? आप लोग कहेंगे 12वीं शताब्दी से हुई है। इसके बाद हमारे पास पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रवरदाई के द्वारा। हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में एक चीज ध्यान रखेंगे, ये अधूरा था, इसे जो पूर्ण किया इनका दत्तक पुत्र था। पूर्ण किया, पूर्ण किसने किया बेटा? पूर्ण किया इनके दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र। और दत्तक पुत्र का नाम क्या था? ये ध्यान रखे, जल्लन, यानी पूर्ण किया जल्लन के द्वारा। अचलदास खिचड़ी वाचनिका शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई। गागरोन जो पहला शाखा हुआ वो गागरोन के पहले शाखा का उल्लेख था। अचलदास खिची उसमें वीर गति को प्राप्त हुए, तो राजस्थान की पहली वचनिका ये है। क्योंकि बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका है, इसकी रचना 1580 में हुई है। ये बेशक लोकप्रिय है लेकिन ध्यान रखना पहली वचनिका नहीं है। बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका ये पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई और भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जानकारी मिलती है। इसमें श्रृंगार रस की जानकारी मिलती है। और आपको मालूम है दुर्सा आड़ा के द्वारा हिंदुओं का 5वां वेद और इसे 19वां पुराण कहा था। आगे कनक सुंदरी। देखो, एक कनक सुंदरी है, एक अबलाओं का इंसाफ है, एक केसर विलास है और एक विश्रांति विलास। इन चारों को अच्छी तरीके समझे। राजस्थान के अगर आपसे पहला उपन्यासकार पूछे तो शिवचंद भरतिया। आपके राजस्थान के प्रथम आप लोगों के नाटककार पूछे तो शिवचंद भरतिया। राजस्थान का पहला कहानीकार पूछे शिवचंद भरतिया, यानी राजस्थान का पहला नाटककार है वो शिवचंद भरतिया, राजस्थान का पहला कहानीकार है वो शिवचंद भरतिया, और राजस्थान का पहला उपन्यासकार है वो भी शिवचंद भरतिया। ये भी शिवचंद भरतिया, ये भी शिवचंद भरतिया। आप देखिए आप लोग यहां पे हमारे पास राजस्थान कनक सुंदरी, राजस्थान का पहला राजस्थानी उपन्यास। मेरी बात को समझना आप लोग, राजस्थान का पहला राजस्थानी उपन्यास वो शिवचंद भरतिया का कनक सुंदरी है। अब मैं कह रहा हूं राजस्थान का है और पहला राजस्थानी में है, यानी राजस्थान का पहला राजस्थानी उपन्यास, राजस्थान का पहला राजस्थानी उपन्यास यानी राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है वो कनक सुंदरी शिवचंद भरतिया के द्वारा लिखा गया। लेकिन अब बात कर रहा हूं राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास, क्या कहा मैंने? राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास है वो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा अबलाओं का इंसाफ है। क्या मेरी बात समझ गए? दोनों बातों को फिर रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान का है और राजस्थानी में ही है। राजस्थान का पहला राजस्थानी उपन्यास कौन सा है? सवाल सुनिए, राजस्थान का पहला राजस्थानी उपन्यास कौन सा है? तो राजस्थान का पहला राजस्थानी उपन्यास कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे सर कनक सुंदर है। लेकिन राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास की बात करेगा तो फिर अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त व्यास के द्वारा है। राजस्थान का पहला नाटक केसर विलास है। हम कहेंगे सर केसर खाने वाले नाटक करते हैं, तो राजस्थान का पहला नाटक आप लोग केसर विलास है। और कहानी तब सुनते हैं जब हम विश्राम करते हैं, तो विश्रांत विलास राजस्थान की पहली कहानी है। तो राजस्थान की पहली कहानी शिवचंद भरतिया के द्वारा रचित विश्रांत विलास, राजस्थान का पहला नाटक शिवचंद भरतिया रचित केसर विलास। और आधुनिक काव्य कीर्ति निधन हो गया है चंद्र सिंह बिरकाली जी का, ये हनुमानगढ़ से थे, तो ध्यान रखे बादली है वो चंद्र सिंह बिरकाली की है। यहां से एक सवाल आप लोगों को बनेगा, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, है ना, ध्यान रखें आप लोग, यहां से पक्का सवाल बनेगा। अब एक नजर हम लोग गौरी शंकर हीराचंद ओझा पे, एग्जामिनर आप लोगों के आरपीएससी का पेपर हो और आप लोगों के ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा सवाल ना पूछे मतलब ही नहीं है। आपने कई जगह पढ़ा होगा जीएस ओझा, जीएस ओझा का मतलब है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, पूरा इनका नाम है। राजस्थान में जो कर्नल जेम्सटोड ने जो बेटा इतिहास लिखा, उस कर्नल जेम्सटोड के इतिहास को क्रमबद्ध करने का जो प्रयास किया, वो क्रमबद्ध करने का प्रयास गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। कर्नल जेम्सटोड को राजस्थान का हम इतिहास जनक कहते हैं और कर्नल गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, इन्हें राजस्थान के क्रमबद्ध इतिहास का जनक इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनका जन्म है वो रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ 1863 ईस्वी में। दिनमान अच्छे नहीं थे, आजादी नहीं देख पाए। आजादी हमें अगस्त के महीने में मिली और इनका अप्रैल 1947 में क्या हो गया, निधन हो गया। इनकी प्रमुख पुस्तक है, मैं आप लोगों को एक झटके में याद करवा के जा रहा हूं, मेरी बात को समझना मैं कैसे याद करवा रहा हूं। ये आदमी राजस्थान यानी राजपूताना का रहने वाला था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राजपूताना में भी सिरोही का रहने वाला था और सिरोही में एक जाति निवास करती है सोलंकी। तो तीन तो हो ही गए आप लोगों के, राजपूताना का इतिहास हो गया,
सिरोही का इतिहास हो गया और सोलंकियों का इतिहास हो गया। यानी ये जो राजपूताना है, राजपूताना में रहने वाला था, कहां का है, सिरोही का, सिरोही का इतिहास हो गया, सोलंकियों का प्राचीन इतिहास। तो मैंने कहा आप लोगों से राजपूताना का इतिहास, सिरोही का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का इनके द्वारा हिंदी में अनुवाद किया, क्या कहा मैंने, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में क्या किया, अनुवाद किया। जब हिंदी में अनुवाद किया तो ध्यान रखें आप लोग, उनका जीवन चरित्र भी जानते होंगे और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को भी जानते होंगे। तो पांचों पुस्तक ध्यान रखें, राजपूताना का इतिहास, सिरोही का इतिहास, सोलंकी का इतिहास। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया, इसलिए ध्यान रखें कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र भी जानते होंगे और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को भी जानते होंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। मुणोत नैणसी, क्यों ना करें मुणोत नैणसी की बात। आप इतिहास पढ़ते हो तब आपसे कहा जाता है कि मुणोत नैणसी की ख्यात के अनुसार यह काम तब हुआ, मुणोत नैणसी की ख्यात के अनुसार यह काम तब हुआ। तो यहां से भी आप लोगों के प्रबल सवाल आने की संभावना आप लोगों के लिए रहती है। चलिए बेटा आगे चलिए, गुड, बहुत बढ़िया, लगे रहिए। अब देखिए हमारे पास मुणोत नैणसी, मुणोत नैणसी का सामान्य परिचय हमें मालूम होना चाहिए। 1610 ईस्वी में ओसवाल परिवार जोधपुर में इनका जन्म हुआ। महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे और मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। कभी पूछा जाए कि मुंशी देवी प्रसाद यानी किसने इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा है, तो मुणोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। इनकी जो रचना है इंपोर्टेंट नंबर एक तो मुणोत नैणसी ख्यात है। राजस्थान की सबसे ज्यादा लोकप्रिय ख्यात की बात करें तो मुणोत नैणसी ख्यात है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय ख्यात है। मारवाड़ परगना विगत, इन्हें मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं। गजेटियर का मतलब है एक ऐसी पुस्तक जिसमें संपूर्ण भौगोलिक जानकारी हमें एक जगह मिल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ये निवासी जयपुर के थे, जयपुर में जन्मे, लेकिन अगर इनकी कर्म स्थली पूछेगा आप लोगों से तो कर्म स्थली इनकी क्या रही है, जोधपुर रही है। यानी कर्म स्थली क्या रही है, मारवाड़ रही है। मारवाड़ का राजा इनको यहां से ले गया तो फिर मारवाड़ में जाके कानून लिखा इन्होंने, तो इन्हें हम लोग कानूनी कहते हैं, या कानून की माता मुंशी देवी प्रसाद के उपनाम है। समझ गए आप लोग, मुंशी देवी प्रसाद के उपनाम कानून की माता और कानूनी है। तो मुंशी देवी प्रसाद रहने वाले जयपुर के थे, लेकिन ये मारवाड़ चले गए, मारवाड़ राज्य का कानून इनके द्वारा लिखा गया, तो इन्हें ध्यान रखें इनकी कर्म स्थली बन गई। यहां रखे मारवाड़ राज्य का इन्होंने कानून लिखा। अब इनकी जो पुस्तकें हैं उन्हें हम लोग राजा भारमल, ठीक है, कृष्णा कुमारी, राव मालदेव का जीवन चरित्र याद रह जाएगा। जहां विवादित होता है वहीं कानून की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पे भारमल ने उम्मादेव को छोड़ा, है ना, जैता और कूपा को वहां विश्वास ना करके छोड़ के आगे परिणाम भुगतने पड़े। कृष्णा कुमारी को विवाद हुआ, है ना, और मालदेव है वो, तो ध्यान रखें राजा भारमल, कृष्णा कुमारी और मालदेव, और फिर इनका उपनाम है कानून या कानून की माता। तो मुंशी देवी प्रसाद रहने वाले जयपुर के, जोधपुर के राजा इनको ले गए, अपनी कर्म स्थली जोधपुर बनाई, और ध्यान रखे जोधपुर में जाके मारवाड़ राज्य का कानून लिखा। कभी आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ राज्य का कानून किसके द्वारा लिखा गया, मुंशी देवी प्रसाद, और मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा ध्यान रखें मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है, राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है। आगे देखिए हमारे पास यहां से पक्का जो साहित्य से संबंधित संस्थाएं हैं, इनमें से आप लोगों के एक सवाल आता है, वो हो सकता है आप लोगों से उन संस्थाओं में से मिलान करवा ले। क्या करवा ले बेटा, मिलान करवा ले, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। तो हमारे पास पंजाबी, आपने देखा होगा राजस्थान में जो पंजाबी भाषा बोली जाती है वो पंजाबी भाषा श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका है, वहां बोली जाती है। आपके जब वैकेंसीज आती हैं तो पंजाबी भाषा अकादमी है, उसमें भी आप लोग ज्यादा जो प्रभाव रहेगा पंजाबी बेल्ट का वो श्री गंगानगर जिले में। कहाँ है, श्री गंगानगर जिले में। कहाँ है, श्री गंगानगर जिले में। तो श्री गंगानगर में हमारे पास कौन सी भाषा अकादमी हो गई, पंजाबी भाषा अकादमी। तो पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर में हो गई। अब देखो हमारे पास एक अरबी फारसी शोध संस्थान है, एक अरबी फारसी शोध संस्थान, और एक हमारे पास उर्दू भाषा अकादमी है। देखो आपको मालूम है कि राजस्थान की एकमात्र जो मुस्लिम रियासत रही है वो मुस्लिम रियासत कौन सी रही है, टोक रही है। तो हमारे पास में अरबी फारसी का हमें शोध करना है तो कहां जाना पड़ेगा, टोक। लेकिन एक केवल उर्दू भाषा अकादमी है, वो कहां है, जयपुर में। अब जयपुर में जो अकादमी है उनको एक साथ ही याद कर रहे हैं।
उर्दू सिंधी तो जानते नहीं गुरुजी। क्या कहा? उर्दू और सिंधी तो जानते नहीं गुरुजी, हम तो हिंदी जानते हैं, ब्रज और संस्कृत थोड़ी थोड़ी जानते हैं। उर्दू और सिंधी तो हम जानते नहीं गुरुदेव, हम तो हिंदी जानते हैं, ब्रज और संस्कृत थोड़ी थोड़ी जानते हैं। तो पांचों अकादमी कहाँ हो गए? जयपुर में। उर्दू भाषा अकादमी जयपुर में, सिंधी भाषा अकादमी जयपुर में, हिंदी भाषा अकादमी जयपुर में, ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में, संस्कृत भाषा अकादमी जयपुर में। लेकिन अरबी फारसी शोध संस्थान कहां जाएगा? टोंक में जाएगा। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी को एक बड़ो सो नाम है, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, और एक सीधा सीधा छोटा नाम है राजस्थानी साहित्य अकादमी। तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर है। अब बताओ एलपी टेसीटोरी ने काम कहां किया? बीकानेर। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहां है? बीकानेर। तो हमें राजस्थानी का जो पुराने किताब मिलेंगे, पुराने ग्रंथ मिलेंगे, वो पुराने ग्रंथ कहां मिलेंगे? बीकानेर में। और हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अनुच्छेद 129 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, एक अभिलेखीय न्यायालय है। तो अभिलेख, पुराने कागज, अभिलेख कहां होगा? बीकानेर में। अब अभिलेख वहां होंगे, कागज वहां होंगे, तो विद्या का मंदिर भी होगा। तो भारतीय विद्या मंदिर शोध संस्थान कहां हो गया? बीकानेर में। लेकिन विद्या मंदिर का रूप परिवर्तन करके, विद्या मंदिर का जोधपुर में जाके रूप परिवर्तन करके विद्या प्राच्य प्रतिष्ठान बनाएंगे। विद्या मंदिर का जोधपुर में जाके रूप परिवर्तन करेंगे, विद्या प्राच्य प्रतिष्ठान बनाएंगे। बीकानेर के विद्या मंदिर का जोधपुर में जाके रूप परिवर्तन करेंगे, विद्या प्राच्य प्रतिष्ठान बनाएंगे। यानी भारतीय विद्या मंदिर शोध संस्थान बीकानेर में है, तो रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में है, और विद्या प्राच्य प्रतिष्ठान जोधपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल, यहां से सवाल बन सकता है, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों के 22 फरवरी पक्का सवाल बन सकता है। 22 फरवरी 1952 को स्वर्गीय देवीलाल सामर, जो कि कठपुतली कला के कलाकार थे, देवीलाल सामर के द्वारा भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कहां की गई? उदयपुर में। हमारे पास बड़ा नाम है, ये ध्यान रखें, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति नाम है, यहां हमारे पास छोटा नाम है। राजस्थानी साहित्य अकादमी कहां है? उदयपुर में। लोक संस्कृति चूरू में। और ध्यान रखें, चारण साहित्य शोध संस्थान, पीछे पढ़ा हम लोगों ने, मारवाड़ी को शैली को डिंगल कहते हैं, और चारण जाति का योगदान है। लेकिन ये कहां है? अजमेर में। और महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी जवाहर कला केंद्र जयपुर में। तो ये आप लोगों को जो साहित्य से रिलेटेड बातें थी मैंने आप लोगों को करवाई। कैसा लगा आप लोगों को? आज बहुत कुछ करेंगे हम लोग, आपको अच्छे अंक दिलवाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा, अच्छे अंक दिलवाने के मेरा पूरा प्रयास रहेगा। किसी भी हालत में आप लोगों का यहाँ पे बहुत बड़ा चांसेस आप लोगों के यहाँ से गुजरेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। बताइए कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं कि नहीं है? पहले तो मुझे बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये क्लासों की हम लोगों को आवश्यकता है। अंत में आप लोगों के एमसीक्यू चली रही है अपनी। एमसीक्यू प्रातः आप लोग 8 बजे उपस्थित होंगे, जिसमें भारत एवं विश्व का सामान्य ज्ञान, और एमसीक्यू शाम को आप लोग 9 बजे उपस्थित रहेंगे, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये आप लोगों के प्रत्येक शनिवार रविवार को बड़ी मैराथन